अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईशल हेयर। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे एक थ्योरी पे जो 1964 में पेश की गई थी। उस थ्योरी के तहत सारे पार्टिकल्स, इवन प्रोटॉन्स भी क्वार्क नाम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जो उनकी क्वांटम प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, लाइक चार्ज और स्पिन को। उन्होंने क्वार्क की कुछ प्रॉपर्टीज को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर दिया, लेकिन उस वक्त तक सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस थी, इसलिए साइंटिस्ट इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जुटाने में लग गए। लेकिन उस वक्त तक शायद ये पॉसिबल होता अगर वो भी दौर थोड़ा सा एडवांस होता, उस दौर में भी एआईज वगैरह होते, क्योंकि जहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कई साल लग रहे हैं, वहाँ अगर एआईज होते तो ये काम कुछ ही दिनों में हो जाता। तो हम बात कर रहे थे क्वार्क के कॉन्सेप्ट की, जो सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने 1976 से 1973 तक कैलिफोर्निया के लीनियर एक्सेलरेटर में काफ़ी सारे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया, जहां पर इलेक्ट्रॉन को काफ़ी हाई स्पीड में प्रोटॉन के साथ कोलाइड करवाया जाता था, जिस वजह से प्रोटॉन्स को ब्रेक करके उनके अंदर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सके। इसी तरह से उन्हें पता चला कि एक्चुअली प्रोटॉन्स में 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, जो एक दूसरे से ग्लूऑन्स के थ्रू जुड़े होते हैं। ग्लूऑन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं, और अब ये सभी पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उन्हें डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट को कई बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग स्पीड को करके। यही एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटॉन में चार्म क्वार्क को देखा, जिसका वहाँ होना नामुमकिन सा था, क्योंकि चार्म क्वार्क का मास प्रोटॉन से 1.5 गुना ज़्यादा होता है, और इसीलिए साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को फॉलो किया कि प्रोटॉन्स 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, सिर्फ इन 3 क्वार्क से बना होता है। लेकिन फिर मैच्योर हुआ क्वांटम फिजिक्स, और उसने दोबारा से प्रोटॉन पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्रोटॉन का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही वो 3 क्वार्क से बना होता है। इनफैक्ट वो एक क्वार्क सी से बना हुआ है, जिसमें सभी क्वार्क और एंटी क्वार्क्स दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन इन दी एंड जब हम प्रोटॉन को कैप्चर करते हैं तो उन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, चार्ज, स्पिन कंजर्व करने के लिए और स्टेबल रखने के लिए ये सभी क्वार्क्स अपने एंटी क्वार्क्स के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, और बचते हैं सिर्फ 3 क्वार्क्स, जिसके बारे में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और अब इस वक्त तक साइंटिस्ट के पास थ्योरी भी थी और एसएलई के किए हुए ऑब्जर्वेशंस भी थे, इसीलिए उन्होंने प्रोटॉन्स को भी और ज़्यादा स्टडी करने के बारे में सोचा। एंड नाउ 6 टाइप्स के ये क्वार्क्स होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। और इनमें अप, डाउन, स्ट्रेंज सबसे लाइटर स्टेज पे होते हैं, और बाकी सब हैवियर साइड पे होते हैं। इसमें क्योंकि चार्म क्वार्क हैवियर लिस्ट में लाइटर होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले चार्म क्वार्क को प्रोटॉन मॉडल के अंदर डिफेक्ट करने का सोचा। इस प्रोटॉन मॉडल का कच्चा चट्टा खोलने के लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए अगेन एंड अगेन द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद ली, और इसमें कई सालों के लिए प्रोटॉन्स को हाई स्पीड में एक दूसरे से कोलाइड करवाया। लेकिन इन कोलाइजन में हमें मिले हुए रिजल्ट काफ़ी वियर्ड थे। इन कोलाइजन्स में उन्हें चार्म क्वार्क तो मिले, लेकिन वो इंट्रिंसिक हैं या एक्सट्रिंसिक हैं, उनका उनके पास कोई सबूत नहीं था। बेसिकली इंट्रिंसिक वो होते हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। लेकिन कई साइंटिस्ट का कहना था कि उन्हें जो क्वार्क मिले हैं वो ग्लूऑन्स, जो पार्टिकल्स को ग्लू की तरह बांध कर रखते हैं, जिसे हमने कहा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं, उनके स्पिल्ट होने से फॉर्म हुए। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 3 क्वार्क्स डिफेक्ट होते हैं, वो सभी हाईली एनर्जी में ग्लूऑन्स कैसे बिहेव करते हैं, ये उसका रिजल्ट है। इन ऑब्जर्वेशन से उन्हें ऐसा लगा कि चार्म क्वार्क शायद इससे कम एनर्जीज पर एग्जिस्ट करते होंगे, और इसी के लिए उन्होंने इस रिसर्च को कंटिन्यू करने का सोचा। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें ये पता चला कि अगर वो मैनुअली इस प्रोसेस को करते रहे तो उसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए कई साल लग जाएंगे। फिर उन्हें ये आइडिया आया क्यों ना एआई की मदद ली जाए, और अब एआई की मदद से वो एट अ टाइम सिंगल प्रोटॉन मॉडल को टेस्ट करने की बजाय 100 या 1000 मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं। फाइनली उन्हें जिस सवाल के जवाब का इंतज़ार था वो उन्हें मिल गया। एआई टेस्टिंग के लिए उन्होंने न्यूरल नेटवर्क को पिछले 35 साल में हुए प्रोटॉन कोलाइजन को एनालाइसिस करने के लिए ट्रीट किया। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक फंडामेंटल पार्टिकल का एक वेव फंक्शन होता है, यानी कि फिजिकल स्टेट होता है। उसके लिए साइंटिस्टों ने
अप डाउन और चार्म क्वार्क के वेव फंक्शन को एआई में डाला और प्रोटॉन क्लेन के डाटा को एनालाइज किया। तो बेसिकली उन्होंने न्यूरल नेटवर्किंग के ज़रिए कैसे ये एनालाइज किया और उसे सिंपल एग्जांपल में हम समझते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स होते हैं। एक इनपुट लेयर होती है जो इनपुट को रिसीव करती है, दूसरी आउटपुट लेयर होती है जो आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है, और उन दोनों के बीच होता है एक हिडन लेयर जो सारे परफेक्ट कंप्यूटेशंस निकालता है। सपोज ये सर्कल है चार्म क्वार्क का फंडामेंटल वेव फंक्शन, और ट्रायंगल है डाउन क्वार्क का वेव फंक्शन, और स्क्वायर है अप क्वार्क का वेव फंक्शन। अब ये एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे होता है इसे समझने के लिए कंसीडर करते हैं सर्कल को। होता यह है कि सर्कल को पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है और उस पर एक पिक्सल को इनपुट लेयर में मौजूद हर एक न्यूरॉन की तरफ पास ऑन किया जाता है। इसके बाद इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स अल्टरनेटिव नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू हमें चैनल्स मिलते हैं, और हर एक चैनल का अपना वेट होता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर इनपुट वेट लेयर में भेजते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और फिर दोनों का आउटपुट हिडन लेयर के न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। और हिडन लेयर में हर एक न्यूरॉन की वैल्यू होती है जो इनपुट लेयर से आई होती है, वैल्यू के साथ ऐड हो जाती है और फिर एक्टिवेट फंक्शन की तरफ भेजी जाती है। और ये फंक्शन डिटेक्ट करता है कि हिडन लेयर में न्यूरॉन्स होने चाहिए कि नहीं, और फिर आउटपुट डाटा एक्टिवेट लेयर के न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसमें से भी सेम प्रोसेस रिपीट हो जाता है। अब इसी सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। और अब आउटपुट लेयर में जस्ट न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट होती है और वो एक्टिवेट हो जाती है और आउटपुट डिटेक्ट हो जाती है। साइंटिस्टों ने फिर ऐसे ही चार्म क्वार्क के वेव फंक्शन की मदद से ये पता लगाया कि प्रोटॉन में चार्म क्वार्क होते हैं कि नहीं। गेस व्हाट, पिछले 35 साल का डाटा एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि प्रोटॉन्स में चार्म क्वार्क्स होते हैं। इस रिजल्ट के बाद थ्योरेटिकली फिजिसिस्ट जेम्स होब ने उसके सबूत के लिए इलेक्ट्रॉन आयन कोलाइडर बनाने की सोची, क्योंकि इस तरह से लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की मदद से साइंटिस्ट ने पहली बार हिग्स बोसॉन पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का सबूत दिया। और ये पार्टिकल भी अपनी ही फील्ड में ट्रैवल करता है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ये हिग्स फील्ड जल्द ही अनस्टेबल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे डिस्ट्रॉय होगा उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।